गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में मैं एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस श्रीमती रचना अरोड़ा। ये केस 31 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 90 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 575 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सेक्शन 54 के एग्जम्पशन को समझने के लिए सेक्शन 54 एक ऐसा सेक्शन है जिसकी ज़रूरत मोर और लेस हर असेसी को अपनी लाइफ टाइम में ज़रूरत पड़ती है और इस सेक्शन पर डिपार्टमेंट बड़े खुले दिल से लिटिगेशन के लिए तैयार रहता है। वो छोटी छोटी कमियों को निकाल करके असेसी को सेक्शन 54 के एग्जम्पशन से महरूम रखना चाहता है। ऐसा ही ये केस है। असेसी ने अपनी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 4 करोड़ 35 लाख की बेची और उस बेचने पर असेसी को 4 करोड़ 34 लाख 59,000 रुपये का फायदा हुआ। असेसी ने इसको दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया और जो प्रॉपर्टी खरीदी वो असेसी ने अपनी बेटी और अपने जमाई के नाम पे खरीदी, अपनी डॉटर और अपने सन इन लॉ के नाम पे खरीदी और जिसमें जो असेसी था वो भी उसके अंदर को ऑनर था। असेसी का शेयर 34% था। जनरली सेक्शन 54 के में डिपार्टमेंट जो व्यू लेता है वो ये लेता है कि क्योंकि असेसी ने प्रॉपर्टी बेची है तो असेसी को जो प्रॉपर्टी खरीदनी है वो अपने नाम में ही खरीदनी है। लेकिन जो हमारे देश का कल्चर है और जो हमारे देश के सर्कमस्टांसेस हैं वो इस तरीके से हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो बड़ी उम्र का आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है वो अपनी ओल्ड एज में होता है। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों के नाम पे नहीं ले सकता फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, और यदि खाली अपने नाम पे लेता है तो उसकी डेथ के बाद जनरली ये प्रॉब्लम आती है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूट में ना जाए, उसके कौन कौन लीगल ये होंगे, वो किसको देना चाहता है। तो इसीलिए ऐसे इस परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए जो असेसी है वो खुद भी उसमें ऑनर रहता है और जिसको वो प्रॉपर्टी बाद में देना चाहता है उसको अपने ऑनरशिप में ले लेता है। तो ये बेसिकली एक जो इंडियन कस्टम्स हैं आप तरीके से कह सकते हैं कि उसके हिसाब से असेसी जो है वो अपनी नई प्रॉपर्टी के अंदर उसको खरीदता है। तो ऐसा ही असेसी ने कुछ ऐसा किया होगा कि असेसी ने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसके अंदर खुद उसकी डॉटर और जो सन इन लॉ हैं वो उसमें ऑनर्स थे और असेसी का शेयर 34% था। सारा का सारा पैसा जो है वो असेसी का था। जब असेसिंग ऑफिसर साहब इसका असेसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्योंकि असेसी 34% का मालिक है तो ईओ ने जो एग्जम्पशन थी उसको भी 34% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस केस में जो लिटिगेशन का पॉइंट था, असेसी कह रहा था कि उसको पूरी एग्जम्पशन मिलनी चाहिए और डिपार्टमेंट कह रहा था कि 34 की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए क्योंकि जो असेसी का शेयर है वो खाली 34% है। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 54 इंट्रोड्यूस किया गया था वो इस नियत से किया गया था, वो इस मकसद से किया गया था कि देश के अंदर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, लोगों की घर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। यदि हम इन टेक्निकलिटीज में डिपार्टमेंट लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी एसएससी ने अपने नाम में नहीं खरीदी, अपनी वाइफ के नाम में खरीदी है या हस्बैंड के नाम में खरीदी है, अपने स्पाउस के नाम में खरीदी है, अपने बच्चों के नाम पे खरीदी है, तो फिर तो कोई भी इस सेक्शन का पर्पस ही नहीं रह जाएगा। एटलीस्ट इंडिया जैसे देश में जहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज हैं, यदि हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को ऑनर लेके लेता है, यदि खाली कोई सिंगल पेरेंट है तो अपने बच्चों के नाम में लेता है। यदि ऐसा सही मायने में इसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ली जाएगी कि जो नई प्रॉपर्टी है वो एसएससी के नाम में खरीदी जाए तो सेक्शन 54 का प्रैक्टिकली कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। तो जब एसएससी सीआईटी अपील के पास इस एग्जम्पशन के डिनायल के लिए गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी को पूरा रिलीफ दे दिया और सीआईटी अपील ने ये डिसाइड किया कि एसएससी जो है उसको पूरी एग्जम्पशन मिलनी चाहिए और जो एओ ने एग्जम्पशन को 30% तक रिस्ट्रिक्ट किया है वो ठीक नहीं है। जब सीआईटी अपील ने ये डिसीजन दिया तो डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी गया और आईटीएटी ने भी यही डिसीजन दिया कि बेसिकली ये देखना है कि जो पैसा है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। ये
इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो एसएससी के नाम में ही खरीदी जाए। तो इस केस में ITAT ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और डिपार्टमेंट की अपील को खारिज कर दिया। फ्रेंड्स, इस केस से हमें ये चीज़ निकल के आती है कि यदि हमने सेक्शन 54 की एग्जम्पशन ली है और उस एग्जम्पशन के अंदर यदि हमने प्रॉपर्टी अपने किसी रिलेटिव के नाम में भी ली है, वो जॉइंट ऑनर है, तब भी जो है वो डिपार्टमेंट हमारी उस एग्जम्पशन को डिनाई नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ये बहुत वेलकम जजमेंट है। इस तरीके के जजमेंट जो हैं वो एक लिटिगेशन को ख़त्म करते हैं, लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट है वो ऐसे केसेस के अंदर भी अपील में आगे जाता रहता है और एसएससी का जो है वो एक तरीके का हरेसमेंट होता है। तो मेरा ये सजेशन है डिपार्टमेंट को कि जहाँ पे ऐसे क्लियर कट केसेस होते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हायर फोरम्स ने ये चीज़ डिसाइड की हुई होती है, तो डिपार्टमेंट ऐसे केसेस में अपील में ना जाए और एटलीस्ट जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ऐसे केसेस के अंदर और लिटिगेशन में ना अपना टाइम इन्वॉल्व करना पड़े। क्योंकि यदि डिपार्टमेंट आंख बंद करके ऐसे केसेस में भी लिटिगेशन में जाता है तो ऐसी लिटिगेशन से एक डिपार्टमेंट की छवि खराब होती है। एक तो हमारी गवर्नमेंट एक तरफ तो सीनियर सिटीजन्स के लिए इतनी सारी स्कीम्स लाती है और एट द बैक इस तरीके की स्कीम से जो एसएससी का बहुत टाइम ज़ाहिर होता है, बहुत एनर्जी ज़ाहिर होती है और उसका एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के प्रति एक रुष्टता बनती है। Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Income Tax Officer versus Shrimati Rachna Arora, and this case has been decided on 31st March 2021. Thank you, friends.